अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन B6। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हीट स्टेबल है और नेचर में आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाता है। सिनोनिम की बात करें तो इसमें पैराडॉक्सिन, ठीक है, उसके बाद पैराडॉक्सिन और पैराडॉक्सा के नाम से आपको ये मिल रहा होता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हम सोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है दो सोर्स हैं, एक प्लांट सोर्स होता है, दूसरा एनिमल सोर्स होता है। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो होल ग्रेन्स, कैबेज, उसके बाद कैलीफ्लावर और लेग्यूम में ये आपको देखने को मिल रहा होता है। अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो मिल्क, मीट, एग, फिश और मीट में देखने को आपको मिल जाता है। आगे हम चलते हैं इसके फंक्शंस की बात में, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, जिसमें बहुत सारे मतलब जो बेसिक विटामिन हैं वो हमारे इस डीकार्बोक्सिलेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है। ट्रांसअमाइनेशन करवाता है, ऑक्सिलो एसीटेट प्लस ग्लूटामेटेट को पायरुवेट और कीटोग्लूटरेट में मतलब उसकी क्या करा होता है, ट्रांसअमाइनेशन करवा रहा होता है। डीअमाइनेशन करवाता है ये सीरीन की, पायरुवेट और NH3 बनता है। उसके बाद कंडेंसेशन करवाता है ग्लाइसिन की और सक्सिनाइल कोए की, ठीक है, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड में मतलब इसकी कंडेंसेशन करवाता है। फैटी एसिड की सिंथेसिस करवा रहा होता है ये। उसके बाद ग्लाइकोजन फास्फोरिलेशन करवाता है ये, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड और पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये विटामिन हेल्प करता है अमाइनो एसिड और पोटाशियम जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के दौरान उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ मतलब सेल के अंदर एंट्री में काफी हेल्प कर रहा होता है। अब इसकी हम डेफिशिएंसी की बात करें तो ये ब्लड में अनीमिया काज करता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया काज करता है और सॉरी लिम्फोसाइटोपेनिया और ल्यूकीमिया काज कर रहा होता है। उसके बाद जीआईटी की बात करें तो ये जो यंग होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करता है और कन्वर्शन का काज करता है इसकी कमी। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन करवा रहा होता है। स्किन में डर्मेटाइटिस मतलब इसकी कमी की वजह से डर्मेटाइटिस होगी करवा रहा होता है, मतलब वो कमी की वजह से, ठीक है। सीएनएस में ये पेरिफेरल न्यूराइटिस डिप्रेशन करवाता है, ये मतलब इसके काम हो गए। आगे हम चलते हैं, वो है बायोटीन जिसको हम B7 भी कहते हैं, ठीक है। आपने अक्सर कमर्शियल में देखा होगा शैम्पू वगैरह की उसमें बायोटीन के साथ, तो वो B7 होता है और ये हमारी मतलब हेयर, नेल्स और स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, हीट स्टेबल है और इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। इसको विटामिन H और कोएंजाइम R भी हम इसको कह रहे होते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो एनिमल में लीवर, किडनी, मिल्क और एग में ये आपको देखने को मिलता है। प्लांट्स की बात करें तो फ्रूट, वेजिटेबल्स और टमाटोज में आपको देखने को मिल जाता है। फंक्शन की बात करें तो कोएंजाइम एज ए कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन काम करता है। मैंने पहले भी पढ़ा था, पहले भी बताया कि सारे जो विटामिन है बेसिकली कार्बोक्सिलेशन करवा रहे होते हैं। उसके बाद ये इन्वॉल्व होता है कार्बोनाइल फास्फेट फ्रॉम NH3 टू CO2 जो यूरिया साइकिल में एक मतलब चलता है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बायोसिंथेसिस प्रोटीन और लिपिड्स सर्टेन एनिमल में उसकी सिंथेसिस में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद कैटालाइज करता है डीअमाइनेशन को थ्रियोनिन, ठीक है, सीरीन और एस्पार्टिक एसिड्स, मतलब ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, वहां पे ये हेल्प आउट कर रहा होता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से लैस्टिट्यूड, एनीमिया, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, मस्कुलर पेन, डर्मेटाइटिस, रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ एंड फॉल ऑफ द हेयर। मैंने कहा ना हेयर के आपको शैम्पू वगैरह कमर्शियल में ये आपको देखने को मिल रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, ये है फोलिक एसिड, इसको हम B9 भी कहते हैं, ठीक है। वाटर सोलेबल है, हीट स्टेबल है और एंटी एनीमिक फैक्टर भी है ये, ठीक है। इसको विटामिन M भी हम कह रहे होते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फिर इसका नजर आ जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो ये इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ना वो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। फोलिक एसिड इसमें टायरो, ठीक है, मोनोग्लूटामिक एसिड ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 कंपोनेंट इसके होते हैं, जो फोलिक एसिड है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 होता है टायराडीन न्यूक्लियस होता है जो लिंक करता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, जो बनाता है फिर टायरिक एसिड, ठीक, और वो फिर किसके साथ लिंक करता है, ग्लूटामिक एसिड के साथ कर रहा होता है। इसकी बिफोर फंक्शनिंग ये रिड्यूस होता है, पहले 7 होता है 7 डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जो कि हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। सोर्स की बात करें तो नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसको फोलिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फोलेज कराता है प्लांट की, ठीक है, इसलिए इसको फोलिसीन भी कहते हैं, फोलासीन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डाइटरी सोर्स लीवर, उसके बाद किडनी और बीफ में आपको देखने को मिलता है। प्लांट्स की बात करें तो कैलीफ्लावर, व्हीट, गंदम, रूट्स, वेजिटेबल और हमारी जो बड़ी आंत में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इसको क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत थोड़ा होता है तो इसलिए हमें इसको बाहर
से लेने की क्या होती है, जरूरत होती है। फंक्शंस की बात करें तो ये कैरी आउट करता है काफी सारे फंक्शंस, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है। उसमें एक इसमें है ये ट्रांसफर करता है सी को मोटेटी सच एज फॉर्मल को मिथाइल में कन्वर्ट कर रहा होता है ये, ठीक है। उसके बाद कोलिन की सिंथेसिस में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। उसके बाद जो होमेटोपोसिस है ना, उसमें विटामिन B12 के साथ मिलकर होमेटोपोसिस करवाता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो या B12 की कमी हो तो फिर होमेटोपोसिस नहीं होती, तो इस वजह से फिर अनीमिया हो रहा होता है। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। और इसका बड़ा अहम किरदार है हिस्टाडीन की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। हिस्टाडीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स है। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, वही हेमाटोपोटिक डिफेक्ट में बोन मैरो डिप्रेशन आएगी, पैनसाइटोपिनिया आएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एजोस्पर्मिया और एमेनोरिया आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ रिटार्डेशन की बात हो जाएगी। उसके बाद जनरलाइज इसके इफेक्ट क्या होंगे, डायरिया होगा, मेल अब्जॉर्प्शन होगी, डर्मेटाइटिस होगा, वीकनेस होगी, लेथार्जी होगी और इजी फटीग होगी, ठीक है। ये